हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं साइंस फिक्शन की दुनिया में हैरत अंगेज कर देने वाली स्काई-फाई मूवीज का सरल हिंदी सार लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। इस प्रयास में मैं आपके सामने बहुत सी साइंस फिक्शन मूवीज का सरल भाषा में सार प्रस्तुत करूंगी। आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी से जो आप सभी के लिए मस्ट वॉच मूवी है, इंटरस्टेलर। आपने शायद इस मूवी का नाम तो सुना ही होगा। ये हॉलीवुड मूवी 2014 में आई साइंस फिक्शन की दुनिया में एक बेहतरीन नजराना है। क्रिस्टोफर नोलन की इस मूवी को बहुत ज़्यादा सराहा गया है। इसमें साइंस के कंसेप्ट्स को बहुत ही बारीकी से पेश किया गया और सभी साइंटिफिक दृश्य पूरी तरह से भौतिकी के नियमों को फॉलो करते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिसमें वर्म होल, ब्लैक होल, ग्रेविटी, टाइम ट्रेवल, बाइनरी कोड, मोर्स कोड आदि का जिक्र हुआ है। इन सभी कंसेप्ट्स को सरल भाषा में समझने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिससे आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। जब आप इस मूवी की स्टोरी को सुनें तो उसका पूरा आनंद लेते समय इन साइंटिफिक तथ्यों की तकनीकी बारीकी में न उलझ जाएं। इस कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक मैंने अंत में दिया हुआ है। तो आइए सुनते हैं ये साइंटिफिक विस्मयकारी स्टोरी मेरे अंदाज में। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ इस मूवी का प्लॉट घूमता है। कूपर एक पायलट था। उसके 2 बच्चे हैं, मर्व जो पढ़ने में बहुत अच्छी है और साइंस में उसकी बहुत रुचि है, बेटा टॉम जो पढ़ने में एवरेज है। इस समय सन 2064 है। मूवी में टाइम नहीं बताया गया है, परंतु ये कहा गया है कि नज़दीकी भविष्य में, इसीलिए मैंने 50 साल आगे का भविष्य ले लिया है। पूरी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के अन्न की पैदावार नहीं हो रही है। ये एक वैश्विक संकट है और धीरे धीरे अन्न ही पृथ्वी से समाप्त हो रहा है। ये सुनने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, परंतु आज जिम्बाब्वे और नामीबिया जैसे अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट इतना ज्यादा है कि वो हाथियों को मार कर खा रहे हैं। वैसे ही इस मूवी इंटरस्टेलर में ये माना गया है कि भविष्य में इंसानों के ऊपर खाद्य संकट आ गया है और कुछ ही वर्षों में खाने को ज्यादा कुछ नहीं बचेगा और मानव जाति नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे धूल की आंधियां चल रही है और अनावृष्टि के कारण बहुत सा भाग अब मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए अब अधिकतर लोग खेती करने में लग गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग खेती कर रहे हैं, परंतु फिर भी खाद्य पदार्थों की धीरे धीरे कमी होती चली जा रही है। नासा के पूर्व परीक्षण पायलट जोसेफ कूपर अपनी बेटी और बेटा टॉम और मर्फ और ससुर डोनाल्ड के साथ मिलकर खेती करते हैं। एक दिन एक धूल भरी आंधी आती है जो अक्सर रोज ही आती रहती थी, परंतु उस दिन उस आंधी के बाद मर्फ के कमरे में धूल के कणों का एक विशेष पैटर्न बन जाता है। मर्फ वैसे कई बार कूपर को ये कह चुकी होती है कि उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत है, परंतु वो शायद फ्रेंडली भूत है, पोल्टरगाइस्ट। कूपर और मर्फ उस पैटर्न को स्टडी करते हैं जो उस आंधी के बाद शायद उस पोल्टरगाइस्ट भूत ने बना दिया था। ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। वो जल्द ही पैटर्न को डिकोड कर लेते हैं और उन्हें किसी जगह का एड्रेस मालूम पड़ता है। कूपर उस जगह अकेला जाने के बारे में सोचता है, परंतु मर्फ भी जिद करती है। वो अपनी बेटी मर्फ को मना कर देता है और उसके सोने के बाद गाड़ी से उस जगह जाने के लिए निकल जाता है जिसका एड्रेस उस पैटर्न में उसने खोजा था। उसे नहीं पता होता, परंतु उसकी गाड़ी में मर्फ पीछे चुपके से बैठ जाती है। कूपर और मर्फ नासा द्वारा संचालित एक सेंटर पर पहुंच जाते हैं जिसका मुखिया है वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन ब्रांड। वहाँ डॉक्टर जॉन ब्रांड कूपर को बताते हैं कि उसने नासा का ये सेंटर ढूंढ लिया है। ये शायद इशारा है कि कूपर को इस मिशन पर लगाया जाए। कूपर को कुछ समझ नहीं आता। तब डॉक्टर जॉन कूपर को बताते हैं जहाँ एक और लोग कृषि कार्य में लगे हैं, परंतु उनको सफलता नहीं मिल रही।
पता ही नहीं चल रहा वो कौन सी शक्ति है जो कृषि को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। इसीलिए नासा ने मानवता को किसी दूसरी हैबिटेबल प्लैनेट पर ले जाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाया है। कोई ऐसी शक्ति है जो मानवता की मदद कर रही है और शायद उस शक्ति ने कूपर को इस सेंटर पर भेजा है। कूपर कंफ्यूज रहता है। डॉक्टर जॉन आगे बताते हैं कि उस अनजानी शक्ति ने मानवता की मदद करने के लिए शनि ग्रह के पास एक वर्म हॉल बना दिया है, जिससे दूसरी गैलेक्सी में जाकर योग्य ग्रह की खोज की जा सकती है। इस शक्ति ने चूंकि कूपर को वहां भेजा था, इसलिए अगला मिशन एंड्योरेंस स्पेसशिप जो डॉक्टर जॉन अभी भेजने वाले थे, उसमें कूपर को भी जाना चाहिए। ये शायद उस शक्ति का इशारा है। कूपर मना करना चाहता था, परंतु उसने देखा कि मर्फ उनके पास थी। क्या यदि वो मना कर देगा तो वो मर्फ को नुकसान पहुंचा देंगे? कूपर घबरा जाता है, परंतु डॉक्टर जॉन उसे कहते हैं वो यदि मदद नहीं करना चाहता तो अपनी बेटी को लेकर जा सकता है, परंतु शायद इस मिशन को उसकी जरूरत है, इसीलिए उस शक्ति ने उसे यहाँ भेजा है। कूपर अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है। वो बहुत सोचता है और फिर अपनी बेटी से अलविदा लेकर मिशन पर आ जाता है। उसकी बेटी उसे मना करती है कि वो इस मिशन पर नहीं जाए। उसकी बेटी को पूर्वाभास हो जाता है कि यदि कूपर इस मिशन पर गया तो वो दोनों शायद कभी नहीं मिल पाएंगी। परंतु कूपर ने डॉक्टर जॉन की मदद करने का मन बना लिया था। उसकी बेटी उससे नाराज हो जाती है और उसे रोकने की हर संभव कोशिश करती है, यहाँ तक कि ये भी कहती है कि यदि वो गया तो वो उससे कभी बात नहीं करेगी। परंतु कूपर नहीं मानता। उसे ऐसा लगता था कि किसी शक्ति ने उसे नासा का एड्रेस भेजा था और शायद वो इस मिशन पर जाएगा तो ही ये मिशन सफल हो पाएगा। उसकी बेटी कहती रही कि आप मुझसे फिर कभी नहीं मिल पाओगे। तब कूपर कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं एक बार जरूर मिलूंगा। कूपर नासा के मिशन के लिए निकल जाता है। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसको पता था डॉक्टर जॉन का प्लान कुछ और ही था। वो भी उसी मिशन में थी जब कूपर को डॉक्टर जॉन सब कुछ बता रहे होते हैं। उसे कुछ पूर्वाभास हो जाता है कि प्लान कुछ और ही है, परंतु क्या, वो उसे समझ नहीं आता। परंतु उसका पिता उस मिशन के लिए अब निकल चुका था, जो शायद उसे उसकी बेटी से हमेशा के लिए अलग कर देगा। कूपर एंड्योरेंस अंतरिक्ष यान में बैठकर शनि ग्रह के पास बने उस वर्म हॉल के लिए निकल जाता है। उसके साथ डॉक्टर जॉन की बेटी एमिलिया, रोमिली और डोयल के साथ साथ 2 रोबोट टार्स और केस भी होते हैं। एंड्योरेंस की ये टीम बहुत वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करती है। जॉन अपनी बेटी के लिए धरती से मैसेज भी भेजते हैं। कूपर की बेटी हालांकि कूपर से बात नहीं करती। कूपर थोड़ा दुखी रहता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो लोग शनि ग्रह के पास वर्म हॉल पर पहुंच जाते हैं। इधर कूपर को पता चलता है कि एंड्योरेंस मिशन जब पृथ्वी से चला था, उसके 10 वर्ष पहले लजारस नामक मिशन भी पृथ्वी से निकला था। उन लोगों ने भी इस वर्म हॉल में जाकर दूसरी दुनिया में जाने का प्रयास किया था। वो 12 अलग अलग लोग 12 अलग अलग दुनिया में गए थे। उन लोगों में से केवल 3 लोगों ने ही वापस संपर्क किया था और अपनी दुनिया को कोऑर्डिनेट भेजे थे। ये तीनों पेंटाग्रुएल गरगांतुआ ब्लैक होल सिस्टम के पास के 3 ग्रह हैं। यहाँ पर डॉक्टर मान, लॉरा मिलर, वुल्फ एडमंड्स नामक 3 खोजी गए हुए थे जो सिग्नल भेज रहे थे। एंड्योरेंस मिशन को इन तीनों स्थानों पर जाना है और पता करना है मानवता के लिए इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, जहां मानवता को शिफ्ट किया जा सके। इधर मर्फ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो डॉक्टर जॉन को ही ज्वाइन कर लेती है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर जॉन का प्लान ए कि वो एंड्योरेंस को भेजकर एक ऐसे प्लेनेट की खोज करेंगे जो मानवता के रहने योग्य हो और साथ ही पृथ्वी पर ही एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल स्पेस सिटी बनाएंगे जो पृथ्वी के अधिकतर लोगों को अपने अंदर बसा सके। फिर उनके ग्रेविटी इक्वेशन की मदद से वो उसे अंतरिक्ष में लॉन्च कर देंगे और फिर धीरे धीरे उस वर्म हॉल पर ले जाकर उस प्लेनेट पर ले जाएंगे जो तब तक कूपर और एंडरसन द्वारा खोज लिया जाएगा। इस प्लान में एक ही दिक्कत थी कि इतने बड़े स्पेस सिटी को, जिसमें पृथ्वी की पूरी जनसंख्या आ जाए, उसे पृथ्वी की ग्रेविटी से ऊपर उठाकर अंतरिक्ष में कैसे ले जाया जाएगा। इसे मूवी में प्रॉब्लम ऑफ ग्रेविटी कहा गया है और इसी इक्वेशन पर
अब डॉक्टर जॉन के साथ साथ मर्फ काम कर रही थी। डॉक्टर जॉन मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे और तब उन्होंने मर्फ के सामने एक कन्फेशन किया। उनका प्लान ए एक छलावा था। वो इक्वेशन बिना ब्लैक होल के डेटा के बन ही नहीं सकती, जो पूरी मानव जाति को साथ लिए किसी स्पेस सिटी को पृथ्वी की ग्रेविटी को पार करते हुए अंतरिक्ष में ले जाए। उनका असली प्लान था प्लान बी। एंड्योरेंस में अनेकों ह्यूमन एम्ब्रियो थे। वो जब सेफ प्लैनेट पर पहुंच जाएंगी तब कूपर और उनकी बेटी एमिलिया उन एम्ब्रियो को इनक्यूबेट करेंगी और जो बच्चे पैदा होंगे उनका ध्यान रखेंगी। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होंगे, तब और एम्ब्रियो को इनक्यूबेट करेंगी और फिर उनका ध्यान वो सब मिलकर रखेंगे। धीरे धीरे वो सारे एम्ब्रियो बहुत से वयस्क बच्चों में बदल जाएंगे और फिर वो लोग आपस में विवाह करके उस नए प्लेनेट पर एक नया भविष्य बनाएंगे। मर्फ को शौक लग जाता है, तो क्या उसके पिता इसलिए उसे छोड़कर चले गए? पृथ्वी पर जो भी लोग बचे हैं वो धीरे धीरे खाद्य की कमी से मर ही जाएंगे और उसके पिता एक दूसरे प्लेनेट पर एक नई दुनिया बसाएंगे। मर्फ को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो ये प्रण लेती है कि वो डॉक्टर जॉन की इस इक्वेशन को पूरा करेगी और पृथ्वी को बचाएगी और अपने पिता की जैसी भगोड़ी नहीं है। इधर कूपर को अपनी बेटी का मैसेज मिलता है। पहली बार उसने बात की थी अपने पापा से। मर्फ ने तब प्लान ए और प्लान बी की सारी बातें कूपर को बताई। कूपर ने जवाब दिया उसे नहीं पता था कि डॉक्टर जॉन का ये प्लान है। वो तो वाकई में पूरी मानवता को शिफ्ट करने के लिए ही प्लेनेट ढूंढ रहा है। परंतु चूंकि कूपर अंतरिक्ष में बहुत दूर था, उसका जवाब मर्फ तक पहुंचने में बहुत समय लगने वाला था और इतना समय उसके पास नहीं था। उसे अपने मिशन में आगे बढ़ना था। उन तीनों में से किस प्लेनेट के पास पहले जाया जाए? एक तरफ था वुल्फ एडमंड का प्लेनेट जो पेंटाग्रुएल सिस्टम पर है और दूसरी तरफ गरगांतुआ ब्लैक होल के पास दो प्लेनेट, एक में मिलर है और दूसरे में डॉक्टर मान। कूपर को पता चलता है कि डॉक्टर जॉन की बेटी एमिलिया जो उनके साथ इस मिशन में आई है वुल्फ एडमंड से प्यार करती है, इसलिए शायद पहले एडमंड के प्लेनेट पर जाना चाहती है। परंतु एडमंड ने पिछले 3 साल से कोई सिग्नल नहीं भेजा था और गरगांतुआ ब्लैक होल के पास जो दो प्लेनेट थे, जहां एक पर मिलर था और दूसरे पर डॉक्टर मान, वो लगातार सिग्नल भेज रहे थे। इसका मतलब इन दोनों प्लेनेट पर मिलर और डॉक्टर मान जिंदा हैं और ये प्लेनेट जीवन को सपोर्ट करते हैं। कूपर ने तय किया कि वो पहले मिलर के प्लेनेट पर जाएगा। उनके पास संसाधन कमी थे, इसीलिए उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी करना था। कूपर, एमिलिया और डोयल मिलर के प्लेनेट पर एक छोटी मिनीयान रेंजर से जाएंगे और रोमिली एंड्योरेंस स्पेसशिप पर ही रुकेगा और उनका इंतजार करेगा। वो तीनों अपने रोबोट टार्स को लेकर मिलर प्लेनेट पर उतर गए। मिलर प्लेनेट जो कि ब्लैक होल के बेहद समीप था, वहाँ समय बहुत धीमी गति से चलता था। उसका 1 मिनट स्पेसशिप एंड्योरेंस के 7 साल के बराबर था। जैसे ही कूपर, एमिलिया और डोयल उस प्लेनेट पर उतरे, उन्हें लॉरा मिलर का वो बीकन मिला जो सिग्नल भेज रहा था, परंतु लॉरा मिलर मर चुकी थी। वो अभी अभी ही मरी थी, परंतु चूंकि उस प्लेनेट पर समय बहुत धीरे चलता है, इसलिए पृथ्वी पर इस बात का पता शायद सैकड़ों वर्षों बाद चलता कि वो मर गई थी। उसके सिग्नल इसलिए पृथ्वी पर ऐसे मिल रहे थे जैसे वो जीवित हो। इससे पहले कूपर, एमिलिया, डोयल और उनका वो रोबोट टार्स कुछ समझते, पानी की एक बहुत बड़ी वेव आ गई और वो पूरा प्लेनेट ही जलमग्न था। वहां की वेव किसी बड़े पर्वत के समान बड़ी थी। उन्हीं वेव की लपेट में आकर ही मिलर अभी अभी मरी थी। कूपर, एमिलिया और टार्स बचकर भाग लिए, परंतु डोयल उस वेव की चपेट में आ गया। कूपर, एमिलिया और टार्स को लेकर पुनः एंड्योरेंस पर आ गया। उन्हें मात्र 3 मिनट ही मिलर प्लेनेट पर लगे थे, परंतु तब तक रोमिली 23 साल और बूढ़ा हो गया था। उनके पास अब दूसरा ऑप्शन था डॉक्टर मान का प्लेनेट, जहां से भी सिग्नल लगातार आ रहे थे। वो सभी उस ग्रह की तरफ गए। एंड्योरेंस को अंतरिक्ष में ही छोड़कर वो एक छोटे यान से उस ग्रह पर उतरे, जहां से डॉक्टर मान लगातार सिग्नल भेज रहे थे। कूपर, एमिलिया, रोमिली और टार्स रोबोट उस ग्रह पर आ गए थे। उन्हें वो प्लेनेट सिवाय एक गैस के गुबार के कुछ नहीं लग रहा था। फिर डॉक्टर मान ने सिग्नल क्यों भेजे? डॉक्टर मान ने कहा, ये प्लेनेट बाहर से गैस का गुबार लगता है, परंतु अंदर से बिल्कुल मानवता के रहने के लिए उपयुक्त है।
कूपर की रोबोट टार्स को शक हो जाता है और उसका शक सही निकलता है। ये ग्रह बिल्कुल बंजर था। डॉक्टर मान का प्लान था एंड्योरेंस का प्रयोग कर पुनः पृथ्वी पर चले जाना। वो इस बेजान ग्रह पर इतने वर्ष रहकर उकता चुका था। वो इसलिए सिग्नल भेज रहा था, उसे पता था कि नासा कोई विमान वहां भेजेगा और वो उसका प्रयोग करके यहाँ से भाग जाएगा। डॉक्टर मान कूपर को मारने की कोशिश करता है, परंतु एमिलिया उसे किसी तरह बचा लेती है। डॉक्टर मान रोमेली को मार डालता है। इधर डॉक्टर मान अपने विमान से एंड्योरेंस की तरफ उड़ान भरता है, जो अंतरिक्ष में पार्क था। एमिलिया और कूपर भी अपने विमान में टार्स के साथ उसके पीछे जाते हैं। डॉक्टर मान अपने विमान को एंड्योरेंस में डॉक करने की कोशिश करता है। कूपर और एमिलिया उसे मना भी करते हैं, परंतु वो नहीं मानता। वो सही प्रकार से डॉक नहीं कर पाता और ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर मान मारा जाता है, परंतु वो एंड्योरेंस स्पेसशिप को भी बहुत नुकसान पहुंचा देता है। कूपर और एमिलिया उस एंड्योरेंस में आ जाते हैं। अब उनके पास तीसरे प्लेनेट का ही विकल्प बचा था, जहाँ एमिली का प्रेमी एडमंड था। एमिलिया को अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी और पहले वहीं जाना चाहिए था, परंतु अब एंड्योरेंस में इतना ईंधन नहीं था कि एडमंड ग्रह तक जा पाए। कूपर एक प्लान बनाता है और ब्लैक होल के चारों ओर एंड्योरेंस से चक्कर लगाता है। वो फिर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो ब्लैक होल का चक्कर लगाने से बनेगी, उसका प्रयोग कर एडमंड प्लेनेट तक जाएगा। इसे वो स्लिंग शॉट टेक्निक बोलता है, परंतु उसके लिए स्पेसशिप का वजन कम करना होगा और वो स्वयं तथा टार्स रोबोट के साथ उस स्पेसशिप से ब्लैक होल में कूद जाता है। एमिलिया एंड्योरेंस शिप के साथ एडमंड प्लेनेट पहुंच जाती है, परंतु वहां एडमंड मर चुका होता है। उस पर एक बड़ी रॉक गिर गई थी, इसलिए वो पिछले 3 साल से सिग्नल नहीं भेज रहा था, परंतु वो ग्रह शायद रहने के लिए सूटेबल था। इधर ब्लैक होल में गिरा हुआ कूपर डाटा कलेक्ट करने के लिए अपने रोबोट टार्स को बोलता है। वो एक टेसेरेक्ट यानी एक 5 आयामी दुनिया में अपने आप को पाता है। टार्स रोबोट पूरी गणना कर लेता है। चूंकि कूपर एक 5 आयामी दुनिया में फंस गया था, तो वो समय से आगे पीछे जा सकता था। वो अपने घर को भी वहीं ब्लैक होल में बैठे बैठे किसी भी समय देख सकता था। वो खुद ही अपने आप को नासा का एड्रेस भेजता है। वो भूत, वो पोल्टरगाइस्ट और कोई नहीं, वो खुद था। उसे पता चलता है पृथ्वी नष्ट होने वाली है, इसलिए मानवता को बचाने के लिए उसे वो इक्वेशन पूरी करनी है, जिससे वो लोग ऐसे बड़े बड़े स्पेसशिप बना सके जिसमें सभी पृथ्वीवासी आ सके। वो ब्लैक होल से मोर्स कोड के जरिए अपनी बेटी की घड़ी में सिग्नल भेजकर टार्स द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा भेजता है। वो घड़ी उसने अपनी बेटी को बचपन में गिफ्ट की थी। उसकी बेटी समझ जाती है कि उसके फ्रेंडली भूत ने उसकी मदद करने की ठानी है। उस घड़ी से वो इक्वेशन बन जाती है और वो ऐसी स्पेस सिटीज बना लेती है जो पृथ्वी से उड़ जाते हैं और अनेकों ग्रहों के चक्कर लगा लेते हैं। वहां पर कृषि आराम से हो रही थी और पृथ्वी पर जो समस्या थी वो उन स्पेस सिटीज पर नहीं थी। मर्व हीरो बन जाती है और सभी लोग उसको बहुत ही मान सम्मान देते हैं, क्योंकि उसने स्पेस सिटी बनाकर पृथ्वी की मानवता को बचा लिया था। इधर कूपर ब्लैक होल में था, तो उसे पता चलता है भविष्य में मानव 5वें आयाम में रह सकता था और इन भविष्य में रह रहे मानवों ने अपने पास्ट को बचाने के लिए शनि ग्रह पर यह वॉर्म होल बनाया था। परंतु अब चूंकि कूपर ने अपनी बेटी को वो डाटा दे दिया, जिसके जरिए उसने वो इक्वेशन बना ली, जिससे स्पेस सिटीज अलग अलग जगह पर मानवता को लेकर बस चुकी थे, वो इस वॉर्म होल को शायद बंद कर देंगे। यही कूपर को ये भी पता चलता है वो कभी शायद ब्लैक होल में गिरा ही नहीं। इन भविष्य के मानवों ने उसे एक टेसेरेक्ट में समाहित कर लिया, जहां से वो अपनी बेटी की मदद करता है। ये भविष्य के मानव 5 आयामी हैं और इन्होंने ही ये वर्म होल बनाया था ताकि मानवता को बचाया जा सके। ये भविष्य के मानव समय में आगे पीछे कुछ भी कर सकते थे, परंतु ये अपने पूर्वजों से डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकते थे। इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस मूवी में नहीं दिया गया है, परंतु शायद ये भविष्य के 5 आयामी मानव भी किसी परिधि में बंधे हुए थे। वो थोड़ी बहुत मदद, जैसे वर्म होल बनाना, कूपर को टेसेरेक्ट में रखना, ब्लैक होल का डाटा एक्सेस करने देना आदि तो कर सकते थे, परंतु वो उनसे सीधे संपर्क नहीं साध सकते थे। जैसे कूपर ने अपने आप को ही नासा का एड्रेस भेजा ताकि वो नासा जा सके, क्योंकि तभी वो इस मिशन पर आएगा और मानवता को बचा पाएगा।
इसी प्रकार भविष्य के 5 आयामी मानवों ने अपने पास के पूर्वजों की मदद की थी। इधर कूपर जैसे ही अपनी पुत्री को सब बता देता है और वो मानवता को बचा लेती है। भविष्य के मानव कूपर को टेसरेक्ट से बाहर निकाल देते हैं और वर्म हॉल के जरिए वो वापस शनि ग्रह के पास पहुंच जाता है। इधर उसे एक खोजी दस्ता बचा लेता है। उसे पता चलता है कई वर्ष बीत चुके हैं और उसकी गणना के मुताबिक वो शायद अब 125 से 130 वर्ष का हो गया, जबकि वो जब इस मिशन पर निकला था तो शायद 30 से 35 वर्ष का होगा। वो अभी भी दिखने में 30 से 35 वर्ष का ही था। उसकी पुत्री बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु वो पूरे मानव जाति में सम्मानित थी। कूपर उससे मिलने जाता है, तब वो अपनी मृत्युशैया पर होती है, परंतु उसे पहचान लेती है। कूपर ने अपना वादा पूरा किया, वो उससे मिला जरूर, परंतु उसकी बेटी ने पूरा जीवन बिना पिता के ही बिता दिया। वो उसे एडमंड प्लेनेट पर जाने के लिए कहती है, जहाँ एमिलिया उसका इंतजार कर रही है। कूपर को नहीं पता था कि एमिलिया अपने प्रेमी एडमंड के मिलने के बाद भी उसका इंतजार करेगी। एडमंड की मृत्यु की बात कूपर को नहीं पता थी। अपनी बेटी के कहने पर वो उसके पास जाने को तैयार हो जाता है और यही मूवी समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ आपको ये मूवी और मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अवश्य दे सकते हैं। थैंक यू।